दोस्तों नमस्कार। अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि हम लोग एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें जितने भी सीजी टेट के क्वेश्चंस हैं और साथ में जितने भी शिक्षक भर्ती के हैं वो सभी का क्वेश्चन जो है मैं आपको कराने वाला हूं। तो उस सिलसिले में मैंने पहला टॉपिक लिया है जीन पियाजे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो यहाँ पर से एक प्रश्न बनता ही। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न जो कि आया हुआ है टेट 2017 में। इसमें बोला गया है कि आत्मसात और समंजन में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सर एसिमिलेशन क्या होता है और समंजन यानी कि एकोमोडेशन क्या होता है। जब भी आप लोगों ने जीन पियाजे को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें स्कीम और स्कीमा क्या होता है, राइट। मतलब आप लोगों को समझाया गया होगा, और नहीं समझा होगा तो प्लीज मेरे पुराने वाले वीडियोस को देखेंगे जिसमें मैंने जीन पियाजे को पढ़ाया हुआ है। तो वहां पर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को भी मैंने अच्छे समझाया हुआ है। तो वहीं पर मैं स्टार्ट करता हूं। एसिमिलेशन क्या होता है, देखो जब भी मैं एसिमिलेशन की बात करूंगा तो याद रखना एसिमिलेशन जो होता है उसमें हम हमेशा एक नया चीज को डालेंगे। जो भी हो एक नया चीज डालेगा तो मेरा एसिमिलेशन होगा। और अगर कोई पुराना चीज है मैं कुछ चेंज कर रहा हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, समायोजन यानी कि एकोमोडेशन होगा। ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, अगर वो नया अनुभव है पुराने स्कीमा में डाल रहे हैं तब तो मेरा एसिमिलेशन है। और अगर पुराने स्कीमा में उसी को कुछ मैं चेंज कर रहा हूं, उसी को मैं चेंज कर रहा हूं एक्सपीरियंस के हिसाब से, तब वो मेरा क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि देखो वो बच्चा जो है ना अपने एक स्कीमा में बनाया हुआ था कैट का चित्र। उसने एक बड़ा सा क्या देखा, टाइगर देखा जू में, तो उसको क्या लगा कि यार ये बड़ा सा कैट है। लेकिन उसको समझाना पड़ा कि नहीं, मतलब ये उसने समझा क्योंकि उसके जो स्कीमा है, उसका जो स्कीम है वो उसने वो बना हुआ है कैट का। लेकिन अगर उसको मुझे समझाना है कि नहीं यार वो बाघ है, तो मुझे उस पुराने स्कीमा को चेंज करके बताना पड़ेगा कि बेटा अगर कुछ ऐसा चीज है जो बड़ा सा दिख रहा है, उसके में अगर ऐसे स्ट्रिप्स है तो वो क्या हो जाएगा, वो बाघ हो जाएगा। तो अगर उसके पुराने स्कीमा में कुछ चेंज कर दिया तब वो मेरा क्या हो जाएगा, हमारा एकोमोडेशन होगी। हाँ, यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है मेरा जिसको बोलते हैं असंतुलन का। कैसे असंतुलन, जैसे ही आपने उसे बताया कि ये एक बाघ है तो उसके दिमाग में क्या बना हुआ था कि वो कैट है। लेकिन जैसे ही आपने बताया बाघ है तो उसके मन में क्या आ गया, असंतुलन आ गया कि अभी कुछ दिन पहले मैंने इसे कैट समझा था, अभी बाघ हो गया। लेकिन जहां आपने उसे ही समझा दिया कि अगर कुछ ऐसा होगा जिसमें स्ट्रिप्स होगा, लाइंस होगा, अगर बड़ा होगा तो बाघ होगा, तो वापस से वो कहाँ आ जाएगा, वो संतुलन में आ जाएगा। और पूरी जो प्रक्रिया है जीन पियाजे की यही कहता है कि हमें बच्चे को क्या करना है, उसके अनुभव के हिसाब से उसे असंतुलन में जब भी आएगा तो उसे हमें कहां पर लाना है, संतुलन में। और जहां वो संतुलित हो जाएगा तब बच्चा क्या कर लेगा, अपने आप को अडाप्ट कर लेगा। एडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन की प्रक्रिया तभी होगी जब वो आत्म सत्करण और समायोजन का एक अच्छा सा मिश्रण बना लेगा। और जैसे ही अनुकूलन होगा फिर मैं देखूंगा क्या होगा, एक नया इक्विलिब्रियम यानी कि एक नया संतुलन बन जाएगा। और इस प्रकार से जो बच्चा है अपने ही आसपास से वो क्या करने लगेगा, सीखने लगेगा। तो ये एक बहुत सिंपल सी छोटी सी थ्योरी, इसे मैंने और डिटेल अपने यूट्यूब चैनल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि वो क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा था। आत्मसात वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसात समंजन के बिना नहीं हो सकता। आत्मसात समंजन के बिना नहीं हो सकता। समंजन आत्मसात की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। ये तो कोई टॉपिक नहीं होता, ये तो कोई बात नहीं हुआ कि वो जल्दी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला जो है वो एक सही है, बट उससे थोड़ा सा बेटर देखेंगे तो बीच वाला लग रहा है, ऐसा है क्या। तो पहला वाला तो टोटल गलत है कि वर्तमान ढांचे का ही उपयोग है। आत्मसात को बोल रहा है वर्तमान ढांचे का उपयोग है, ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। अभी मैंने नीचे में समझाया है। तो समंजन जो है वो वर्तमान ढांचे का उपयोग है। समंजन जो है वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसात समंजन के बिना नहीं हो सकता। ये एक इनमें से बेटर ऑप्शन हो सकता है। देखिए ऑप्शन ये भी सही था, परंतु हमें इन दोनों में क्या हुआ, बेटर को चूज करना पड़ा, इसीलिए इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि पियाजे के सिद्धांत में प्रारंभिक नैतिकता के दौरान क्या दिखाई पड़ती है, कौन सी उम्र में दिखाई पड़ती है। तो बड़ा जो सवाल ये आया है कि सर हम लोग अच्छा ये जो है ना, ये प्रारंभिक लिखा गया है, असल में ये जो है ये पराधीन है। ये जो है ये पराधीन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चीज कि हम लॉरेंस कोलबर्ग का क्या पढ़ते हैं, हम लोग नैतिक विकास या फिर नैतिक सिद्धांत पढ़ते हैं, जहां पर आप उनके 6 चरण के बारे में जानते होंगे। ठीक है, 3 स्टेजेस 6 स्टेप्स पढ़े होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वैसे ही एक पियाजे का भी एक नैतिक चरण, एक नैतिक विकास के ऊपर एक थ्योरी है। उनका भी मानना है कि जो उनका नैतिक विकास है वो 2 अलग अलग पार्ट में बनता है। कौन कौन से, तो एक होता है मेरा हेट्रोनॉमस मोरालिटी और एक होता है ऑटोनॉमस मोरालिटी। हेट्रोनॉमस क्या होता है, जिसे विषम नैतिकता स्तर बोलते हैं, वो हम जनरली क्या देख रहे हैं कि वहां पर अलग अलग प्रकार से। हेट्रोनॉमस में क्या होता है ना कि बच्चा जो है जनरली किसी को देखकर सीखता है, यानी कि वो अपने अंदर खुद से एक इच्छा को जागृत करके नहीं सीख पाता। सेकंड है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में हम देखते हैं कि जनरली ये जो बच्चा होता है ये स्वयं से एक अपना मोरालिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है। और इसमें अलग अलग उम्र के वर्ष के बच्चों को हम देख सकते हैं कि वो कैसे काम करते हैं।
तो यहाँ पर जो मेरा सवाल पूछा गया था वो सवाल ये था कि वहां पर स्वायत्त नैतिकता वाला यानी कि पराधीन नैतिकता वाला जो दौरान है वो कब पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर ये लिखा है 11 वर्ष और उससे अधिक है, ठीक है। परंतु याद रखिएगा जब जीन पियाजे जी ने जब इस थ्योरी को बनाया था तो जीन पियाजे जी ने दो अलग अलग वर्षों की बात की थी, और वो जो जो वर्ष है उसमें उन्होंने कहा था कि जनरली जो 7 ईयर्स तक के बच्चे हैं वो मेरे आते हैं हेट्रोनोमस पे, और 7 ईयर्स के बाद जो आते हैं वो मेरे ऑटोनोमस पे आते हैं, ये जीन पियाजे जी ने कहा था। तो यहाँ पर बोला गया है पराधीन नैतिकता की बात यहाँ पर की गई है। तो इसीलिए कई जगह इस ऑप्शन को 4 से 7 वर्ष की उम्र लिया गया है और कई जगह 7 से 10 वर्ष की उम्र भी लिया गया है, ठीक है। ये डिलेमा है, लेकिन डिलेमा को याद रखिएगा, डिलेमा को क्लियर करने के लिए बता दे रहा हूं, इसका जो आंसर वो 7 से 10 वर्ष की उम्र में होना चाहिए। अगर वो ऑप्शन में प्रारंभिक नैतिकता की बात करता तब तो मैं 7 से 10 वर्ष की उम्र ले लिया, लेकिन अगर वो पराधीन नैतिकता की बात करेगा तो मैं कौन सा ऑप्शन ले लूंगा, 7 से 10 वर्ष को ले लूंगा, ठीक है। क्या मैंने क्या कहा, एक हेट्रोनोमस होगा और एक ऑटोनोमस होगा, वो दोनों को मैंने थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पर बता दिया है। एक अलग से मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है जहां पर मैंने दोनों प्रकार की नैतिकता को समझाया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये उषा है। उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने, विद्यमान स्कीमा में संशोधन कर रही है। देखिए ये फिर से क्या कर रही है, अडाप्ट में मतलब चेंज कर रही है। तो चेंज कौन से प्रक्रिया में होगा, चेंज सेकंड वाले प्रक्रिया में होगा, यानी कि वो पहला वाला जो मेरा आत्मसात है उस वाले में तो नहीं होगा, ये समझ में आ गया। तो यानी कि वो क्या चेंज करेगी, वहां पर वो चेंज करने वाली यहाँ पर वो समायोजन हो जाएगा। तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हम लोग देखा था ना कि बिल्ली से कैसे वो बाघ बन रहा था, तो वो चेंज कर रही है ना, संशोधन कर रही है अपने पुराने वाले में, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा समायोजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा, ठीक है। और उदाहरण संगणनात्मक योजना में किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ये जानने की समस्या है कि यार वो ऊंट को देखकर क्या कह रहा है, घोड़ा कर रहा है, यानी कि उसका एसिमिलेशन में कुछ दिक्कत हुआ है। किस चीज में दिक्कत हुआ है, एसिमिलेशन में। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि हमें क्या एसिमिलेशन करना है, वो बोल रहा है कि योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो यार यहाँ पर वो हम ये कह सकते हैं क्या कि सर उसे एक समावेशीकरण की आवश्यकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर उसे हम एसिमिलेट कराना पड़ेगा कि असल में ये जो तुम ऊंट देख रहे हो, ये जो तुम क्या देख रहे हो, ऊंट देख रहे हो और तुम उसे घोड़ा कह रहे हो, उसको अडाप्ट करके हमें उसे एक नया एसिमिलेशन देना पड़ेगा, उसे एक नया समावेशीकरण यानी कि आत्मसात्करण हमें उसे देना पड़ेगा बच्चे को। तो यहाँ पर जब वो पूरा तरीके से प्रक्रिया को सुधार कर लेगा तो प्रक्रिया क्या कहलाएगा, मेरा समावेशीकरण की प्रक्रिया कहलाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के उनके 4 चरण हैं, जहां पर आपको याद होगा, याद करने का आसान सा तरीका था एस, पी, सी और एफ, ठीक है। अगर ये चारों प्रक्रिया को याद करना है तो यही तरीका है, एस पी सी एफ करके याद कर लीजिएगा। और अलग अलग वर्ष को दिया गया है, 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 7, 7 से 11 और 11 से उसके बाद वाला, ठीक है, एडल्ट वाला जो हिसाब हो जाएगा। उसमें मैंने देखेंगे अलग अलग हम लोगों ने क्या लिया है, कुछ प्रकार के चीजों को लिया है जहां पर बच्चों इन चीजों को उन पर्टिकुलर एजेस में ही सीखता है। पहला है संवेदी पेशी, जहां पर हम देखते हैं हमारे जो सेंसेस है ना वो बहुत एक्टिवली काम करते हैं। बच्चे जो भी सीख रहे हैं अपने सेंसेस से सीख रहे हैं। बच्चे को जो भी सिखाना है ना, मतलब अपने हाथों से हर चीज को टच करके सीख रहे हैं। हर चीज को देखेंगे, बच्चा कुछ भी चीज को फट से खाने की कोशिश करता है, क्योंकि अपनी एक इंद्री होती है, जो जीभ वाली जो इंद्री है, उससे वो उस चीज को सेंस करना चाहता है, उस चीज को अनुभव करना चाहता है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल, जहां पर वो अभी ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी प्री वाले तरीके पे है कि वो कैसे भी करके कुछ करने की कोशिश कर रहा है। देखो भाषा और प्रतीकात्मक सोच, अहम भाव, इसको बोलते हैं ना अहम केंद्रिता, ये अहम केंद्रिता वाला स्व केंद्रित बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर केंद्रीकरण, अनियोजित तर्क, ठीक है, अहम भाव, ईगोसेंट्रिज्म, ये सब मुझे देखने को मिलता है। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑप्शन, जहां पर बच्चा प्लस माइनस इंटू, एक्चुअल में जहां पर वो कठिन क्वेश्चंस नहीं लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत सीखना चालू करता है। मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम याद रखेंगे, बच्चों को हम 7 से 11 में ही सिखाते हैं। मतलब सिखाना तो हम आजकल प्री ऑपरेशन में कर दे रहे हैं, परंतु जो बच्चे को सिखाना है, जो पढ़ने वाला मैथ्स है, वो 7 से 11 में ही सिखाते हैं। तार्किक सोच, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, संरक्षण का नियम, विकेंद्रीकरण। अमूर्त संक्रियात्मक, जहां पर बहुत सारे अलग अलग इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, अमूर्त हो गया, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया, जहां पर बच्चे को अब हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देंगे और वहां पर बच्चा जो है उस चीज को सीखेगा, वो मेरे लास्ट वाले चरण में आता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल देखने के लिए फिर से पुराना वीडियो देख सकते हैं। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली प्रक्रिया को जाना जाता है। अच्छा, ये जो सवाल है ये सीधा बोल रहा है कि यार अगर वो पूरा जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या होगा। याद है कि अगर वो एसिमिलेशन भी हो जाएगा,
एसिमिलेशन के बाद याद है अगर उसको कुछ दिक्कत होगा तो क्या हो रहा था, डिसइक्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन में आ रहा था। असंतुलन के बाद याद है उसको हम लोग अडाप्ट करा रहे थे, यानी कि उसका समायोजन हम लोग समायोजन करा रहे थे, तो बच्चा थोड़ा सा उस चीज को सीख गया, और सीखने के बाद फिर बच्चा अपने आप को एसिमिलेट कर लिया, तो भैया वापस कहाँ पहुंच गया, वो इक्विलिब्रियम, यानी कि वो वापस से हो गया संतुलन में। जैसे ही वो संतुलन में हुआ तो यार वो जो प्रक्रिया, जब दोनों प्रक्रिया साथ में हो जाएगी, कौन सी, एसिमिलेशन और अडाप्टेशन, तब याद है मैंने कहा था कि एक चीज होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, संतुलन बोलूंगा। याद है, इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा। तो यार ये जो आंसर उसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संतुलन, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समंजन, आत्मसतीकरण ये तो पहले ही हट जाएगा। ज्ञान भंग, असंगति, हमने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं, तो आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। देखो एसिमिलेशन करके रखा था, ठीक है, क्या एसिमिलेशन किसका करके रखा था, चिड़िया का करके रखा था। चिड़िया को तो देखा, उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है, यह उदाहरण दिखाता है। देखो ये अब फिर से वही वाला सवाल है कि सर ये किस प्रकार के दिक्कत को बता रहा है, तो याद रखना, अब यह एक पतंग है, तो ये क्या, यह उदाहरण दिखाता है कि ये क्या चीज का उदाहरण है। तो देखो इसमें क्या चीज में संशोधन की आवश्यकता है ये नहीं बोला, ये किस चीज का उदाहरण है। तो यार ये तो सिंपल सा उदाहरण किसका है, ये मेरा एसिमिलेशन का है। मतलब उसने क्या देखा, बिल्ली देखा और बिल्ली को देखकर बाघ बोला, क्योंकि उसका एसिमिलेशन यही है। तो उसने क्या देखा, उसने देखा चिड़िया और बोला एक पतंग। तो ये ऑप्शन किसका है, ये तो आंसर है सम्मिलन का, यानी कि आत्मसतीकरण का ही एक ऑप्शन है कि यहाँ पर उसने अभी तक क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ एक चिड़िया को देखा है, पतंग को नहीं देखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम्मिलन हो जाएगा। समायोजन तब होता ना जब मैं उसको बताता कि नहीं ये पतंग है, नहीं ये पतंग है, और वो उस चीज को अडाप्ट कर लेता। संरक्षण का नियम आप लोगों को पता होगा कि बच्चे जो हैं संरक्षण का नियम, मतलब जैसे कि यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जो वो सीखता है संरक्षण का नियम, मतलब हर एक चीज को नियमित संरक्षित तरीके से किसी भी चीज को सीखना संरक्षण का नियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये संरक्षण का नियम तो बाद में आता है। वस्तु का प्रदर्शन यानी कि वस्तु स्थायित्व, जो कि जनरली बच्चा जो है वह प्री ऑपरेशनल के पहले ही सीख जाता है। ठीक है, स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों के एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियमों एवं सिद्धांतों को विकसित करना क्या कहलाता है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि अगर कोई चीज है स्मृति स्तर पर यानी कि मेमोरी स्टेज पे, अगर कोई वो सूचना यानी कि कोई इंफॉर्मेशन को नवीन नियमों एवं सिद्धांतों को विकसित करना, देखो अगर पुराने कुछ भी अगर उसका मान लिया जाता है उसका स्कीम बना हुआ था, ठीक है, उस स्कीम में वो कुछ अडाप्ट करके एक नया स्कीमा बना लेता है। ठीक है, अच्छा स्कीम और स्कीमा में डिफरेंस क्या है, स्कीम जो है छोटे छोटे नॉलेज के पॉकेट्स है, स्कीमा क्या है, एक बड़ा नॉलेज का पॉकेट है, इसके अंदर वही छोटे छोटे नॉलेज के पॉकेट्स। हाँ, हम स्कीम और स्कीमा में संशोधन करते हैं। संशोधन कैसे करते हैं, वही एसिमिलेशन और वही अडाप्टेशन की प्रक्रिया से, यानी कि वही आत्मसत्करण और वही समायोजन की प्रक्रिया से हम लोग स्कीम और स्कीमों को अपने अपडेट करते हैं। तो इस चीज को बोला जाता है जनरलाइजेशन, यानी कि इस चीज को जो जीन पियाजे थे उन्होंने एक नाम दिया जिसको इंग्लिश में बोला गया जनरलाइजेशन, और हिंदी में उसको हम बोलेंगे सामान्यीकरण। याद रखिएगा, जब भी हम नए नियम सिद्धांत को विकसित करेंगे, अपने स्कीमों को अपडेट करेंगे, तो उसे हम सामान्यीकरण कहेंगे या फिर उसे हम जनरलाइजेशन कहेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, मतलब हमको ये बताना है ना कि इसमें ऐसा क्या चीज है जो पूर्व संक्रियात्मक यानी कि 2 से 7 वर्ष यानी कि सेकेंड स्टेज की बात कर रहा है ना। देखो सेकेंड स्टेज में क्या अहम केंद्रित विचार लिखा था क्या, हाँ ये लिखा था, तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। वस्तु और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना, देखो यार तर्क वाला जो भी चीज है याद रखना, या तो वो कॉन्क्रीट में आएगा या तो वो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, यानी कि वो बच्चे के 7 साल के बाद आता। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा हट गया। अमूर्त, जहां अमूर्त लिखा है याद रखना ये तो मेरे सबसे लास्ट है, 11+ वाले स्टेज में है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन को भी हटा देना। फिर से अमूर्त लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। बहुत सिंपल था, टीचर 2023 में आया वो क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरीका था। अहम केंद्रित विचार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन शुरू कर देते हैं। देखो टॉपिक बहुत सिंपल है, बोल रहा है वैज्ञानिक चिंतन। यार वैज्ञानिक चिंतन तभी होगा ना जब आप बहुत सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस यानी कि ये जानने की कोशिश करोगे कि पृथ्वी सही में क्या फ्लैट नहीं है, क्या पृथ्वी सही में गोल है, क्या वो सही में समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा है क्या कि हमारे पृथ्वी के बाहर बहुत सारे और अलग अलग ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। अब इस प्रकार का थिंकिंग तभी आ सकता है जब बच्चा एक निश्चित अवस्था को प्राप्त कर लेगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगेगा। देखो क्योंकि वो पृथ्वी और सूर्य को रियल लाइफ में तो कभी देख नहीं सकता ना, लेकिन अब वो इतना काबिल हो चुका है कि वो उन चीजों का अमूर्तीकरण यानी कि एब्स्ट्रैक्ट सोच को सोच सकता है, तभी तो वो वैज्ञानिक चिंतन कर पा रहा है, वरना वैज्ञानिक चिंतन वो कैसे करेगा। तो इसीलिए इसका बहुत सिंपल आंसर है पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज नहीं हो सकता। थर्ड स्टेज में आप लोग को डाउट होगा कि सर थर्ड क्यों नहीं होगा, तो याद रखना थर्ड स्टेज में जनरली बच्चा उन्हीं चीजों के बारे में सोच सकता है जिसको उसने देखा है, छुआ है, महसूस किया है। ठीक है, हाइपोथेटिकल जहां पर एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा, जिसको
देखना, जिसको देखना पॉसिबल ना हो फिर भी उसके बारे में हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, तब वो अमूर्त में आता है। इसीलिए इस प्रकार को बोला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लास्ट वाला अवस्था। ठीक है, उसके बाद अगला जो मेरा है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार बच्चों को डैश मानते हैं। देखो, रचनावादी सिद्धांतकार कहने का मतलब ये एक मनोविज्ञान के संप्रदाय की बात हो रही है। ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय पर मेरा एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में रखा हुआ है। संप्रदाय का मतलब ये है कि हम लोगों ने मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को या फिर बाल मनोविज्ञान को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा था। रचनावादी वो लोग थे जो ये मान के चलते थे कि जो बच्चे हैं वो अपने आप में एक नन्हे वैज्ञानिक हैं, और खास करके ये मानने वाले मेरे जीन प्याजे जी थे, जो अपने आप को मानते थे क्या करेंगे, ये मानते थे ना कि बच्चे एक एक्टिव लर्नर्स है। ठीक है, अब अगर एक्टिव लर्नर्स है इसका मतलब क्या है कि वो एक सक्रिय अधिगम करता है। सक्रिय अधिगम करता कहने का मतलब क्या है, वो मतलब वो खुद से सीखने की कोशिश करते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सर उनको छोड़ देंगे तो वो अपने सीख जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक ऑप्शन खाली स्लेट का लिखा हुआ है, क्वेश्चन अच्छा था लेक्चरर 2023 का। खाली स्लेट का ना असल में ये एक बोलते हैं कि टेबुला रासा, टेबुला रासा जो है ये मानता था कौन मालूम, जॉन लॉक। जॉन लॉक एक मनोवैज्ञानिक थे और वो मानते थे कि बच्चे जो होते हैं वो टेबुलर रासा होते हैं, यानी कि खाली स्लेट होते हैं, कि हम उनके में जो भी डिटेल बच्चों को सिखाएंगे बच्चे सीखते जाएंगे। वो बिल्कुल ठीक है, परंतु ये रचनावादी सिद्धांतकार को मानते हैं ऐसा नहीं है, ये नहीं मानते। ज्ञान के निष्क्रिय, मैंने कहा ना सक्रिय होते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन कट जाएगा। ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्रक्रिया प्राणी, बिल्कुल ये ठीक है। लघु वयस्क, ऐसा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, इसका ज्ञान के निर्माण, यानी कि ज्ञान के निर्माण में शामिल जो सक्रिय प्राणी है वो रचनावादी उपागम का एक हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने के लिए उपयुक्त रणनीति का चित्रण नहीं करता है। देखो ऑप्शन, क्वेश्चन को ना मार्क कर लिया करो ऐसे एग्जाम्स में जब भी आता है कि नहीं करता है लेना। बहुदृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, या तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि हम बच्चे को हर एक आयाम में सिखाने की कोशिश करेंगे, बहुदृष्टिकोण, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता। समूह सहयोग, ये एक अच्छा चीज है। बच्चों को हम बोलते नहीं कि पीयर लर्निंग, पीयर लर्निंग क्या होता है कि उसको उसी के उम्र के बच्चों के साथ किसी भी चीज को सिखाना, एक्टिव लर्निंग कराना, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हमें तो नहीं निकालना है ना, तो ये गलत हो जाएगा। याद कराना, रटाना, बार बार ड्रिल कराना, ये मेरा एक क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये मेरा क्या है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि आप बच्चों को बार बार हटा नहीं सकते। प्रयोग कार्य, देखो प्रोजेक्ट वर्क आप दोगे तो बच्चा तो ऑलरेडी अच्छे से सीखेगा ही ना, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसको भी काट दूंगा। तो याद कराना, रटाना, ये सब एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्ड्स की अगर आपको एक पीडीएफ या वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी अलग से बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सीडीपी में कौन से पॉजिटिव वर्ड्स और कौन से नेगेटिव वर्ड्स है, कैसे पता करें। तो याद करना जो है गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन में नहीं निकालना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना क्या है। ठीक है, सामाजिक रचना, देखो सामाजिक और रचनावादी, रचनावादी यानी कि फिर से मैंने कहा कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स होंगे, बच्चे खुद से सीखने की कोशिश करेंगे। सामाजिक मतलब क्या है कि वो सोशल का उपयोग करने वाले, अपने समाज का उपयोग करने वाला है। बच्चे का समाज, मैं उसकी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज का मतलब बच्चे के लिए समाज क्या है, बच्चे के लिए समाज वो चार लोग हैं जिनके बीच में वो रहकर चीजों को सीखता है, समझता है और उन्हीं से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बच्चे के व्यवहार में एक स्थायी मापनीय परिवर्तन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी परिवर्तन को, एक व्यवहार को आप माप सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यही गलत हो जाएगा। ज्ञान के सह रचनात्मक की एक प्रक्रिया है, ये एक थोड़ा सा आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट लगा होगा तो आप इसे थोड़ा सा साइड करके रख सकते हैं। उत्तेजना और प्रतिक्रिया की जोड़ी से होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार बच्चा कोई चीज को सीखता है तो वो तभी हो सकता है जब वो केवल और केवल उत्तेजना या प्रतिक्रिया हो। कई बार ना चाहते हुए उन चीजों को बच्चा सीख सकता है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलीकरण की पेशकश की जाती है। मतलब ये कह रहे हैं कि सामाजिक रचनावादी कक्षा में वो तभी सीखेगा जब उसको सकारात्मक पुनर्बलीकरण की पेशकश की जाती है। याद रखना, रचनावादी की बात हो रही है कि आपको याद होगा पुनर्बल यानी कि रीइंफोर्समेंट जो है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि रीइंफोर्समेंट, तो आप लोगों ने स्किनर साहब को पढ़ा होगा, आप लोगों ने थॉर्नडाइक भाई साहब को पढ़ा होगा। तो थॉर्नडाइक, स्किनर लोग रचनावादी उपागम में नहीं आते। सर आपको कैसे पता चला कि ये रचनावादी उपागम में कौन क्या होता है? मैंने फिर से कहा कि मैंने इसके लिए प्रॉपर अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जहां पर मैंने बताया है कि कौन से प्रकार के लोग कौन से प्रकार के मनोविज्ञान संप्रदाय से आते हैं। तो रीइंफोर्समेंट उनमें से नहीं आता, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर रचनावादी उपागम को देखना है। अच्छा, एक डिटेल वीडियो आपको चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं सब पूरे मनोविज्ञान के संप्रदाय पे डिटेल वीडियो और बना के दे दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है सह रचनात्मक की एक प्रक्रिया होती है। सह रचनात्मक कहने का मतलब क्या है कि अपने आसपास पीयर लर्निंग करेगा और वही पीयर लर्निंग यानी कि समाज से सीखेगा। तो इसीलिए इसे मैं क्या बोलूंगा कि यही एक सामाजिक रचनावादी उपागम का एक बढ़िया सा हिस्सा है।
ठीक है, और ये क्वेश्चन लेक्चरार में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में ही। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? बहुत सिंपल है, पियाजे जो है वो संज्ञान के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बच्चे को क्या कहा? इन्होंने बच्चे को कहा कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, इन्होंने ही कहा था, लिटिल साइंटिस्ट बच्चों को इन्होंने कहा था संज्ञानात्मक विकास। रचनावादी दृष्टिकोण का उपयोग रचनावादी दृष्टिकोण डैश का उपयोग करता है, सीखने के सभी अनुभवों के लिए अकेले तकनीक सीखने के सभी अनुभवों के लिए अकेले तकनीक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक डाउटफुल हो जाएगा कि सर ये कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा कठिन चीज है, तो इसको हटा देते हैं। प्रौद्योगिक विभिन्न विषयों का पता लगाने के लिए, ठीक है, प्रौद्योगिक विभिन्न विषयों का पता लगाने के लिए, थोड़ा सा डाउटफुल है, आप साइड करके रख दीजिए। शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देश की सहायता के लिए, शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देश, देखो अगर यहाँ पर इसने किसी के एक लीडर बना दिया तो यानी कि ये एक मेरा क्या होगा, ये मेरा रचनावाद दृष्टिकोण नहीं होगा, क्योंकि वो किसी को याद रखना, जीन पियाजे ये कहते हैं कि वहां पर कोई लीडर कोई टीचर नहीं होगा जो सिखाएगा, बच्चे एक्टिव लर्नर है, खुद से सीख लेंगे, ये मान रहे हैं। तो जहां पर वो शिक्षक के नेतृत्व को लेगा तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा। कक्षा रूपरेखा की चर्चा में छात्रों को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी, कक्षा रूपरेखा, जीन पियाजे जो है ना वो इस चीजों को ना नेग्लेक्ट करते हैं कि मतलब कक्षा के लिए एक रूपरेखा हो और उस रूप मतलब एकदम सटीक टाइम हो, सटीक टाइम टेबल हो, वो इस चीज का बहुत आलोचना करते थे। तो जब भी ऐसा बात आएगा तो हम उसे भी क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। विभिन्न विषयों का पता लगाने के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं, रचनावाद दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको सही लगे होंगे, परंतु जब आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि रचनावाद दृष्टिकोण क्या था, पियाजे क्या सोचते थे और सभी रचनावादी संप्रदाय के लोग क्या सोचते थे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि यहाँ पर बहुत सारे कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं और उस नेगेटिव वर्ड्स के ही आपको करना है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है, कठिन लग रहा होगा तो प्लीज आप बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए और थोड़ा सा डिटेल में रचनावादी या फिर हर एक मनोविज्ञान का संप्रदाय है, चाहे व्यवहारवादी हो, डोरिज्म हो, चाहे गेस्टाल्ट का थ्योरी हो, आप सभी को एक बार थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लीजिए ताकि आपके जो शिक्षक भर्ती है 15 में से कम 14 नंबर तो आपके बाल विकास से आ ही जाए। छात्र केंद्रित कक्षा डैश के लिए होते हैं, देखो छात्र केंद्रित कक्षा, ठीक है, ये एनसीएफ आरटी हमारे एनईपी सब में बोला गया है कि छात्र केंद्रित बाल केंद्रित जो हमारी कक्षाएं हैं वो लगनी चाहिए, और ये क्वेश्चन मैथ्स लेक्चर में आया था। ठीक है, कि कक्षा किस लिए होता है छात्र केंद्रित, व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने, रुक जाते हैं, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करने, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करने, शिक्षक उन्मुख मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई लेक्चर की बात हो रही जहां पर एक जो केंद्र है वो मेरा क्या है, वो मेरा टीचर है। ठीक है, उसको कम करने के लिए हो सकता है। पूर्व ज्ञान का विस्मरण यानी कि फिर याद करने की बात हो रही, नेगेटिव स्टेटमेंट काट दो। पूरी कक्षा को सम्मिलित करने यानी सभी कक्षा को एक साथ बिठाने के लिए कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं। थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो ये जो है मेरा ये व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए छात्र केंद्रित, यानी कि व्यक्तिगत अंतर कहने का मतलब क्या है कि हर बच्चा अपना अलग है, ए बच्चे की कैपेसिटी अलग है, बी बच्चे की कैपेसिटी अलग है, सी बच्चे की, तो यही बोल रहे हैं ना कि आपको छात्र केंद्रित इसलिए रखना है ताकि मैं ए को भी सही से पढ़ा सकूं, बी को भी सही से और सी को भी सही से पढ़ा सकूं। इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या लिया गया था, आंसर नंबर ए को इसका आंसर लिया गया था। एग्जाम हॉल में सर इतना दिमाग कैसे काम करेगा, काम करेगा अगर आप पर्याप्त मात्रा में एमसीक्यू, पर्याप्त मात्रा में उसकी थ्योरी को पढ़ लेंगे तब काम करेगा। ठीक है, अच्छा बुक फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ये सब सारे क्वेश्चन जो है वो एक सही दिशा में जा सकता है। रचनावादी पाठ में शिक्षक की भूमिका क्या है, बहुत सिंपल है भाई, शिक्षक का जो रोल है वो क्या है, फैसिलिटेटर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पाठ को सुगम बनाने के लिए, ठीक है बिल्कुल सही है सर, पाठ को अच्छा तो बनाएगा ही। पाठ के माध्यम से छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए, मार्गदर्शन ठीक है। सीखने जा रहे पाठ को आदर्श बनाने के लिए, सीखे जा रहे पाठ को आदर्श बनाने के लिए, ये थोड़ा सा मतलब डाउटफुल है। आदर्श बनाने के लिए हम किसी बच्चे को, आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप उसको मतलब साइंस को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप साइंस को आदर्श मान लें, ऐसा नहीं, हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो हमारे बेसिक लाइफ में हमारी जरूरत है। ये ऑप्शन थोड़ा सा हटा दो। निरंतर सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, मतलब हम शिक्षक की भूमिका क्या है कि वो केवल और केवल एक प्रतिक्रिया प्रदान करेगा हर वक्त, ऐसा जरूरी नहीं। सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन डाउटफुल हो गया, तो यहाँ पर रुक जाते हैं। पाठ के माध्यम से छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए, यहाँ पर देखोगे ना तो एक बहुत सा एक चीज ये आ गया कि वो सिर्फ और सिर्फ पाठ के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन, तो यार मार्गदर्शन केवल पाठ के माध्यम से नहीं हो सकता, बिना पाठ के माध्यम से भी तो मार्गदर्शन किया जा सकता है। इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या करूंगा, मैं हटा दूंगा। और पाठ को सुगम बनाने के लिए ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बाकी दो ऑप्शन भी सही हैं, परंतु उनमें मैं बेस्ट का चयन कर रहा हूं। कैसे चयन कर रहा हूं, क्योंकि आपको वैसे ही एग्जाम में काम करना है, आपके दिमाग को वैसे ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा मैथ्स लेक्चरर का ये सवाल था।
किसने कहा है कि किशोर अवस्था से ही संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक परिचालन की अवस्था प्रारंभ होती है? संज्ञानात्मक विकास की बात यहाँ पर मोस्टली मेन टाइम पे मैं देखूंगा कि पियाजे ही करते हैं। तो अगर ऐसा आता है कि संज्ञानात्मक विकास की बात होगी तो रखना पियाजे। किशोर अवस्था का बात याद रखना स्टैनले हॉल ने भी ठीक ठाक की। ठीक है, स्टैनले हॉल भी एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ही कहा था कि किशोर अवस्था जो है तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था है। तो स्टैनले हॉल किशोर अवस्था से, परंतु संज्ञानात्मक स्टैनले हॉल का ऑप्शन में था नहीं, तो इतना कोई टेंशन बात का था नहीं। संज्ञानात्मक विकास की बात हुई इसलिए मैंने ऑप्शन क्या ले लिया, ऑप्शन में ले लिया डायरेक्ट पियाजे। लेक्चरार 2023 का ये क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार यदि कोई बच्चा जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी तार्किक संक्रिया कर सकता है तो वह किस विकास की अवस्था में है? मैंने एक चार्ट बताया था, चार्ट में अच्छे से समझाया भी था कि वो कौन से प्रकार के एज में आ जाएगा और एज में आने के बाद इन चीजों को करेगा, आपको याद होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये शायद तक 2023 शिक्षक भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन संवेदी कामक पहले वाले में क्या प्लस माइनस सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, पूर्व संक्रियात्मक में सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, याद है क्या प्लस माइनस इस चीजों को वो थर्ड वाले स्टेज में सीख रहा था। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर पियाजे है। ठीक है, और जीन पियाजे के अनुसार विकास की संज्ञानात्मक अवस्थाओं का सही क्रम, ये तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया ना, एस पी सी और एफ, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर। पहले आ जाएगा संवेदी पेशी, सेकंड आ जाएगा मेरा पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड आ जाएगा मूर्त, चौथा आ जाएगा अमूर्त। तो आपको वैसे ऑप्शन को देखना है जहां पर थर्ड पहला हो। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक भर्ती 2023 का आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल ये है कि संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और यहाँ पर ये देखो ये अवस्था के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दिया हुआ है, हमको उसको मैच करना है। ठीक है, चलो मैच करके देखते हैं क्या हो सकता है। क्या मैं कह सकता हूँ संवेदी गामक अवस्था जो है वो एक नवजात अवस्था है, बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल मैं एक नवजात अवस्था बोल सकता हूँ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है मैं इसको कह सकता हूँ ना कि जनरली 2 से लेकर 7 साल में है। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो मेरा प्रारंभिक बाल अवस्था जो है यहाँ पर चालू होता है, या फिर पूर्व बाल अवस्था भी उसको कई जगह लिखा जाता है, तो पूर्व बाल अवस्था हो सकता है क्या? और यहीं से 2 से लेकर 7 साल तक, कई जगह क्या है 5 साल तक शैशवावस्था मानते हैं, इन्फेंसी का स्टेज। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सिर्फ प्रारंभिक शैशवावस्था और पूर्व बाल अवस्था की अवस्था है। तो मतलब ये समझ में आ गया कि ए का मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी समझ में आ गया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था याद है क्या कि बच्चा जो है वो एक प्रकार से नया नया मतलब एडोलसेंट को यानी कि किशोरावस्था को सीख रहा है, और किशोरावस्था की पूर्व की कहानी है, यानी कि 7 से लेकर 11 वर्ष की कहानी हो रही थी। तो इसीलिए यहाँ पर मूर्त वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था एवं पूर्व किशोरावस्था। प्रारंभिक अवस्था लिखा है यानी कि ये असल में उत्तर बाल अवस्था है। तो यहाँ पर सी का मेरा क्या हो जाएगा, सी का मेरा 4 हो जाएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? ठीक है, ये एक सवाल है, और ये सवाल मैं चाहता हूं आप सभी मुझे प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर मैं रख देता हूं 25, ताकि आप सभी लिख सकें 25 का आंसर नंबर क्या है। और सेम मैं चाहता हूं कि आप उसी प्रकार से बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। देखो फिर से मैंने क्या कहा, सक्रिय रूप से समझ का निर्माण करते हैं। मैंने बार बार वीडियो में इस चीज पर जोर दिया है कि वो कौन से चीज है जिस पर जो मेरे पियाजे जी हैं वो जोर देते हैं। तो याद रखना इस कथन को कौन कह सकता है, हमारे सिर्फ जीन पियाजे जी कह सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, 2 से लेकर 7 वर्ष। ये सभी क्वेश्चन जो है ना ये हाल ही में टेट में 2026 और 24 में आए हुए क्वेश्चन है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सी है? बहुत सिंपल है, ये मेरा कौन सा, ये मेरा संज्ञानात्मक विकास। तो आप सभी के लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे 25 नंबर का। थोड़ा मैंने कठिन यहाँ पर छोड़ा है कि संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी आपको डाउट होगा आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और जो भी आपको डाउट होगा आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। प्लीज चैनल को मेरा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू गाइस।